बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बात करेंगे यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी अलग अलग स्टेट में होने वाले सीएचओ एनएचएम एग्ज़ाम्स के बारे में। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम है वो लोग अपनी तैयारी पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, क्योंकि जो अभी रिसेंट में पेपर हो रहे हैं अलग अलग जगह, पेपर का लेवल थोड़ा सा चेंज हुआ है। बहुत सारे एग्ज़ाम में पेयर मैचिंग क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो आप लोग उन पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, बस ओनली आपको जो भी तैयारी आप अपनी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू उसी तैयारी के आपको जाना है। लेकिन आपको उसमें बस थोड़ा सा चेंज आपको ये है कि आप पेयर मैचिंग पर भी ध्यान देना। थोड़ा सा पेयर मैचिंग जैसे आप कॉलेज टाइम में आपको 5 या 10 नंबर का आता था, उस तरीके से आपको इस बार भी अलग अलग जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उनमें आ रहा है। थोड़ा सा फोकस रखिए, और आपको ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा अलग से पढ़ने की ज़रूरत होगी। पढ़ना वही है जो आप पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा पेयर मैचिंग बस बनाना सीख लीजिए। आज की क्लास होगी हमारी, जैसा मैंने आपको कल की क्लास में कहा था कि हम डेली एक पेपर में भी अल्टरनेट आपको एक सीएचओ या फिर एएनएम का पेपर होगा या जीएनएम का ऑफिशियल पेपर होगा, और साथ में आपको एक क्लास भी करवाई जाएगी। तो इसी तरीके से आज ऑलरेडी 7 नवंबर हो गया है। अभी जहाँ जहाँ भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट वाइज फॉर्म फिलअप हो रहे हैं अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए, तो आप लोग अपनी तैयारी पर है जो फोकस कीजिए। और ऐसा नहीं कि यदि आप किसी नॉर्सेट के लिए कोई तैयारी कर रहा है तो उनको सीएचओ के लिए कुछ अलग से पढ़ना होगा। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसी को बस अच्छे से मन लगा के पढ़ते जाइए। नॉर्सेट का लेवल थोड़ा सा हाई होता है कंपेयर टू स्टेट लेवल एग्ज़ाम के, लेकिन यदि आपको लगता है तो आप यूपी के एग्ज़ाम पेपर ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि चैनल पर अपडेटेड भी है। और जो भी लोग पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो सभी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। यदि आप यूपी का पेपर दे रहे हैं तो आपको यूपी का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, बिहार के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिहार का मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि जो मेडिकल एंड नर्सेज हब की बुक्स और पीडीएफ हैं वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। मैं आपको बता दूं कि आप बुक्स और पीडीएफ कैसे, आपको स्क्रीन पे जो दोनों बुक्स दिख रही हैं मेडिकल एंड नर्सेज हब की बुक्स है, जो कि ऑलरेडी आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में फ्लिपकार्ट पे आपके लिए ऐड की गई हैं। आप चाहें तो इन बुक्स को फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इन बुक्स को डायरेक्ट भी ऑर्डर करके परचेस कर सकते हैं। डायरेक्ट में आपको जो यहाँ पे प्राइस विजिबल हो रही है, स्पेशली सीएचओ बुक की, इसकी प्राइस है जो आपको डायरेक्ट में यदि आप ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ डिलीवरी चार्ज, यदि डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं तो आपको डायरेक्ट में जो डिलीवरी चार्जेस है वो नहीं लगेगा, जो यहाँ पे 49 लगने वाला है। और यदि जो भी लोग डायरेक्ट के अलावा बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। जिस भी वे में आप है जो कंफर्टेबल हो उस मीडियम से आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। बुक की खासियत मैं आपको बता दूं कि रहने क्या वाली है कि बुक में आपको जो अलग अलग जगह पर्टिकुलर, चाहे यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान या केरला, आंध्र प्रदेश, किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम हुए हैं 2000 अप्रैल 2024 तक, तो वो पेपर यहाँ पे ऐड किए गए हैं। और मैं बता दूं अप्रैल 2024 के बाद से अभी तक किसी भी स्टेट में सीएचओ एनएचएम एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ओनली मेघालय में डीएचएस का हुआ था, तो किसी जो भी रीज़न रहे हो, बट पेपर मुझे अवेलेबल नहीं हो पाए, इसलिए वो बस इसमें ऐड आपको नहीं किया गया है। तो जो भी लोग इन बुक्स को डायरेक्टली ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं, और यदि आप फ्लिपकार्ट के थ्रू लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट के थ्रू भी ले सकते हैं एज यू विश। और यहाँ पर जो रेलवे की बुक है, रेलवे की बुक के लिए मैं बता दूं कि बहुत ही बेस्ट बुक यहाँ पे आपको रहने वाली है। तो यहाँ पर इस बुक के अकॉर्डिंग, यहाँ पर इस बुक में आपको सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो कंटेंट दिया गया है इसमें आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब 10 पेपर ऑफिशियल हैं, सॉल्व विथ रेशनल के हैं, 10 मॉडल पेपर हैं, और 1000 से ज़्यादा की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स का मतलब 1 लाइनर जो आपको आंसर डायरेक्ट याद रखने हैं वो। साथ में जो अपकमिंग जो सिलेबस अपडेटेड हो रहा है अलग अलग जगह का, जिसमें पेयर मैचिंग क्विज आते हैं, वो भी एक मॉडल पेपर एज एन आपको एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको जोड़ी मिलाओ किस तरीके से आंसर सॉल्व करने हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे आपको दी गई हैं। तो आप इस बुक को डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। जिस भी वे में आप कंफर्टेबल हो इन दोनों बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। आपको बताया कि बुक्स आप किस वे से परचेस कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट से भी आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप बुक को डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्ट में आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, और जो भी लोग दोनों बुक्स साथ में लेंगे
तो उनको बुक्स में और ज़्यादा है जो एक तरीके से हमें कह सकते हैं डिस्काउंट मिल जाएगा। और अपकमिंग टाइम में जो भी बुक्स आ रही हैं, जो भी लोग इन बुक्स को परचेस कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि बुक्स के जो रिव्यू है, फ्लिपकार्ट पर बुक रिसेंट में ऐड की गई थी, मे बी 1 और 2 मंथ हो गया है, तो फ्लिपकार्ट से बुक जितनी नहीं गई इतनी डायरेक्ट ऑर्डर से जा रही हैं। तो यहाँ पर जो भी रिव्यू वगैरह आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर इसलिए नहीं कर पा रही हूँ टाइमिंग के कारण। जो टाइमिंग है मेरे पास बहुत ही कम रहती है, इसलिए आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा ये रहा। Which of the following disease is known as the barometer of social welfare? तो सोशल वेलफेयर है जो डिसीज़ यहाँ पे कहा गया है, कौन सी बीमारी है जिसको बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर कहा गया है? कोलेरा, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस या फिर लेप्रोसी? किस डिसीज़ के लिए कहा गया है? तो जो डिसीज़ है वो कहलाती है क्या? वो कहलाती है हमारी ट्यूबरक्लोसिस। क्या है? ट्यूबरक्लोसिस को बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर इसलिए कहा गया है क्योंकि अवेयरनेस की कमी के कारण, हेल्थ एजुकेशन की कमी के कारण, माल न्यूट्रिशन की कमी के कारण। अब यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस से आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। मैं आपको यहाँ पे 8 से 10 पॉइंट है जो ऐड कर देती हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ही आपको हेल्पफुल रहेंगे। टीबी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनमें आपका फर्स्ट तो आता है क्या? कॉज। कॉज क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। यदि पूछे यहाँ पर टेस्ट कौन सा किया जाता है तो वो होता है ट्यूबरक्लिन टेस्ट। क्या है? ट्यूबरक्लिन टेस्ट और माउंटेक्स टेस्ट। यहाँ पर इसकी रीडिंग की बात करें तो ये होती है 72 घंटे में। ये चीज़ें मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स में लिखते जा रही हूँ, तो आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, ऑलमोस्ट आपको पता होगा, फिर भी आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो यहाँ पर बात करें तो 72 घंटे में प्रोटीन डेरिवेटिव इंसर्ट किए जाते हैं। कहाँ पर? इंट्राडर्मल रूट में। वैक्सीन की बात करें तो कौन सी दी जाती है? बीसीजी इंट्राडर्मल। क्लियर? 1 साल की उम्र तक ही दे सकते हैं इसको, 1 साल के बाद नहीं दी जाती है। रूट की बात करें कि ये फैलेगा कैसे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। छींकने खांसने से एक तरीके से यहाँ पर इसका जो ट्रांसमिशन है वो क्या है? ड्रॉपलेट है। अब नेक्स्ट यहाँ पे थिंग आती है इसके सिम्टम्स। तो सिम्टम्स की बात करें हम तो सिम्टम्स में क्या होता है? लो ग्रेड फीवर रहेगा, स्पेशली इन इवनिंग, मतलब जैसे ही शाम होगी तो शाम के टाइम पे थोड़ा थोड़ा बुखार टाइप से फील होने लगेगा। भूख नहीं लगेगी। क्या है? एनोरेक्सिया आप इसको कहेंगे। क्या? एनोरेक्सिया होगा। वेट लॉस होगा। खांसी आएगी। कितनी? कफ मोर देन 15 डेज। साथ में स्पुटम के साथ में स्पुटम विथ ब्लड भी आएगा। क्या है? स्पुटम विथ ब्लड भी आएगा। हेमोप्टाइसिस जिसको हम कहेंगे। तो इस तरीके से लक्षण होंगे यहाँ पर। और यदि यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात करें हम तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यहाँ पे क्या होता है? तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यहाँ पे जो यूज़ किया जाएगा वो होता है डॉट्स। क्या है? डॉट्स। क्या है? डॉट्स ट्रीटमेंट है जो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। डॉट्स में फर्स्ट ट्यूबरक्लिन की जो प्राइमरी ड्रग्स हैं वो आती हैं और सेकेंडरी आएंगी, कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब यहाँ पर इसकी एक ड्रग होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये हमारी 8th क्रेनियल नर्व को क्या कर सकती है? डैमेज करेगी। क्या करेगी? डैमेज। एक होती है रिफाम्पसिन। रिफाम्पसिन से क्या होगा? एक साइड इफेक्ट वो होता है ऑरेंज कलर की जो यूरिन है वो पास होगी। कैसे? ऑरेंज कलर है जो यूरिन में देखने को मिलेगा, यूरिन का कलर बदलेगा। तो यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन है जो ट्यूबरक्लोसिस से आपको एग्जाम में आते हैं। जील नेल्सन टेक्निक यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं और या फिर आप याद रखें। विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? तो कौन सा हार्मोन है जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में रहेगा?
प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, दोनों, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? कौन सा हार्मोन रहेगा? जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रासेप्शन का काम क्या होता है? अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना। पिल्स यदि दी जा रही हैं तो इन पिल्स में दोनों हार्मोन होते हैं। कंबाइंड जो OCP कहलाती हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहलाती हैं, उनमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों सिंथेटिक फॉर्म में होते हैं। नेचुरल नहीं रहेगा, नेचुरल आपकी ओनली बॉडी रिलीज कर सकती है, किस में रहेंगे? सिंथेटिक फॉर्म में। और इनका काम क्या होता है? ओवुलेशन को सप्रेस करना। एग्जाम में आ सकता है। जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है? इनहिबिट द ओवुलेशन प्रोसेस। ओवुलेशन में होगा क्या? एग रिलीज होता है और उस एग को स्टॉप करने का, सप्रेस करने का काम कौन करेंगी? ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब यहाँ पे एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, किससे रिलेट करते हुए? आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके लिए जो फैमिली प्लानिंग मेथड है। क्या है यहाँ पर? फैमिली प्लानिंग मेथड है, उससे आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो फैमिली प्लानिंग के लिए जो मेथड अपनाई जाती है, एक होती है परमानेंट। क्या है? परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में क्या होती है आपकी? ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाएगा? फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइप किया जाएगा, फीमेल में होती है यूज़। और ऑल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड, या फिर आप इसको यहाँ पर स्टरलाइजेशन मेथड के नाम से भी जान सकते हैं। एग्जाम में आपको स्टरलाइजेशन मेथड भी पूछा जा सकता है। वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस, जो कि एक ट्यूब कैरी करती है स्पर्म को, उसको कट करके टाइप किया जाता है, मेल में करवाई जाती है। अब यहाँ पे आती है टेम्पररी और रिवर्सिबल। परमानेंट को इरिवर्सिबल भी कहा जाता है, लेकिन टेम्पररी और जो रिवर्सिबल है वो मेथड हो गई। तो टेम्पररी में आपकी बहुत सारी मेथड्स होती हैं। एब्सिस्टेंस हो सकता है, मतलब सेक्स ना ही करो, इंटरकोर्स ना करो, साधु सन्यासी टाइप बन जाओ, अवॉइड करो, ये सब मेथड्स आ जाएंगी किसमें? आपकी टेम्पररी फैमिली प्लानिंग मेथड्स में। फिर यहाँ पर टेम्पररी फैमिली प्लानिंग मेथड्स में कॉपर्टी भी आ जाएंगी, आपकी बहुत सारी मेथड्स साथ में इंक्लूडेड रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रासेप्शन का, जो शॉर्ट वे में आपको एक होता है मेल स्टरलाइजेशन, जो कि हमने पढ़ा क्या है? वैसेक्टोमी, फीमेल ट्यूबेक्टोमी। दूसरा होता है स्पेसिंग मेथड, जो टेम्पररी मेथड, और रिवर्सिबल मेथड। रिवर्सिबल क्यों? क्योंकि हम इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो जो रिवर्सिबल मेथड्स हैं टेम्पररी है, उसमें होता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में आपका लामा हो सकता है, एब्सिस्टेंस हो सकता है। अब यहाँ पर आपका आता है, लैम है, लामा नहीं है, वो लामा अलग है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, जब हॉस्पिटल से पेशेंट भाग जाए वो है। लैम होता है लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। फिर आता है बैरियर मेथड, तो इसमें कंडोम है जो बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस में आपकी वही कॉपर्टी हो जाती है। हार्मोनल, इमरजेंसी, पोस्ट कॉन्सेप्शन मेथड। पोस्ट कंसेप्शन में स्पेशली आईपिल का यूज़ किया जाता है, माला डी माला एन अपनाई जाती हैं हार्मोनल में। तो ये यहाँ पर क्या है? क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और स्टरलाइजेशन मेथड का। जब हमने सबसे पहले पढ़ी लैम, मतलब लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड, जब तक माँ अपने बच्चे को, जो 3 स्टिमुलेंट्स हैं जो इस बेस पे काम करेंगे लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड पे, माँ जब तक अपने बच्चे को फीड कराती है, जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है 6 महीने तक का, वो तब तक ये मेथड काम करेगी। दूसरा, माँ को डिलीवरी के बाद जो लोचिया रिलीज होता है, जो ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के बाद कुछ वीक तक, कुछ दिनों तक, तो वो स्टॉप होने के बाद देन पीरियड्स नहीं आते हैं, वो माँ यहाँ पर इस मेथड को अपना सकती है। और जो माँ प्रैक्टिस में हो एक्सक्लूसिव और क्वासी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में दिन रात अपने बच्चे को फीड करा रही है, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में बच्चे को बॉटल फीड भी किया जाए, माँ से है जो फीड ना करवाया जाए, तो वो नहीं होगा, ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मदर। तो यहाँ पर 3 कंडीशन पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जब जो मिल्क डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड करेगा, तो यहाँ पर जो हार्मोन है वो हार्मोन क्या काम करते हैं? ओव्यूलेशन को सप्रेस करेंगे, पीरियड्स नहीं आएंगे। नो एग नो प्रेगनेंसी, मतलब ना ओव्यूलेशन होगा ना प्रेगनेंसी कंसीव होगी, तो इस बेस पे काम करेगा। ये नेचुरल मेथड है। एब्सिस्टेंस भी है।
फिर आती हैं यहाँ पर आपकी जो डिवाइस इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं, तो यहाँ पे आती हैं नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड। तो फर्स्ट जनरेशन में होती हैं आपकी कौन कौन सी? नॉन मेडिकेटेड, जिसमें लिपेज लूप जो कि एस शेप्ड रहेगा, पॉलीथीन वायर का बना हुआ, रेयरली यूज़ किया जाता है, रेयरली यूज़ किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन में ही होती है मेडिकेटेड, मतलब मेडिसिन वाली। तो यहाँ पर ये जो आईयूडीज़ हैं कॉपर या फिर हार्मोन की होंगी। फिर आता है सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में आपकी कॉपर टी सबसे कॉमनली यूज़ की जाती है, कॉपर टी, नोवा टी। सेकंड जनरेशन में जो बायोएक्टिव डिवाइस है कॉपर रहेगा यहाँ पर, कॉपर टी 380 है, 10 साल के लिए यूज़ की जाती है। 200B मल्टीलोड, नोवा टी। तो यहाँ पर देखिए कॉपर टी का एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन बनता है मोस्ट ऑफ दी, तो वो होता है कि इसका जो ड्यूरेशन है कब तक यूज़ किया जा सकता है, तो 10 साल तक। लेकिन यदि आपने एक बार कॉपर टी लगवा ली और यदि बीच में बच्चा कंसीव करना है तो आप इसको रिमूव करवा सकते हैं, लेकिन इसका जो सेल्फ लाइफ होती है कितनी? 10 साल की होगी। अब यहाँ पर कॉपर टी 200B होती है, जो कि यहाँ पर 3 साल के लिए इसकी सेल्फ लाइफ क्या है? 3 साल। यदि इसका दूसरा नाम हम कहें तो क्या होता है? प्रेग्ना। प्रेग्ना यहाँ पे नाम याद रखें आप, इससे आपको इजीली, यदि मार्केट में अवेलेबिलिटी की बात करें तो कॉपर टी 200 के नाम की जगह प्रेग्ना है जो इजीली अवेलेबल होगी। और यहाँ पर ये नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत इंक्लूडेड भी है। देखिए कॉपर टी 200 जो कि 3 साल के लिए, मल्टीलोड 375, कॉपर टी 380A और LNG मोस्ट ऑफ द यूज़ की जाती है, मल्टीलोड, कॉपर टी 380A और कॉपर टी 200। अब आती है तीसरी जनरेशन में, जिसमें हार्मोन्स रहते हैं। हार्मोन रहेंगे तो ओव्यूलेशन को सप्रेस करेंगे। एग्ज़ाम पर्पस से हम बात करें तो हार्मोन रिलीजिंग में सबसे ज़्यादा जो आपको एग्ज़ाम में आती हैं वो क्या है? प्रोजेस्टासाइट और मिरेना। क्या है? प्रोजेस्टासाइट और मिरेना। तो प्रोजेस्टासाइट टी शेप रहेगी, 38 mg इसमें प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा, नाम से ही पता चलता है क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन है। डेली बात करें तो 65 mg पर डे के हिसाब से प्रोजेस्ट्रॉन क्या होगा? रिलीज होगा, और ये 1 साल के लिए इफेक्टिव होती है। दूसरा आता है मिरेना। मिरेना में 20 mg लेवोनोजेस्ट्रॉल रहेगा और इफेक्टिव रेट मतलब फेलियर होने के चांसेस ओनली 1% हैं। फिर आती है हार्मोन, तो जो हमने जस्ट अभी पढ़ा कि प्रोजेस्टासाइट और मिरेना, LNG ये सब किस में आएंगी? आपकी हार्मोनल, मतलब इनमें हार्मोन है तो ये हार्मोनल हो गई। देखिए यहाँ पर लिपेज लूप, प्रोजेस्टासाइट और मिरेना। तो यदि हम बात करते हैं कि कौन सी डिवाइस कॉमनली यूज़ की जाती है तो यही होंगी। नेक्स्ट आता है आपका स्पर्मिसाइड यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे। तो टुडे नाम का स्पर्मिसाइड है, इसमें क्या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया जाता है? स्पर्मिसाइड का अच्छा काम क्या होता है? स्पर्म को मारना। क्या है? स्पर्म को मारना। अब यहाँ पर कौन सा यहाँ पर स्पर्मिसाइड है टुडे के लिए? MPA, प्रोस्टाग्लैंडिन F2, 9 नैनोक्सिनॉइल या फिर नॉरेस्टेरॉन। क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो टुडे नाम का कॉन्ट्रासेप्टिव है, क्या है? टुडे नाम का कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो इसमें यहाँ पर 9 नैनोक्सिनॉल रहेगा। एक तरीके से स्पंज होता है। यहाँ पर क्या है? एक तरीके से देखिए यहाँ पर वुमेन्स कॉन्ट्रासेप्टिव है। टुडेज 9 नैनोक्सिनॉल वुमेन्स कॉन्ट्रासेप्टिव है। एक तरीके का ये स्पंज टाइप का होगा, जिसमें 1000 mg, ध्यान से देखिए यहाँ पर 1000 mg 9 नैनोक्सिनॉइल है जो प्रेजेंट रहेगा। जैसे ही इसको पहले से इंसर्ट करके रखा जाता है, जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएंगे उनको मार दिया जाएगा। तो याद रखें टुडे क्या है? एक वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि एज अ स्पंज फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होगा। क्या है? इसको आप वेजाइनल स्पंज के नाम से भी जान सकते हैं। याद रखें वेजाइनल स्पंज। यदि पूछें कि ये क्या है? कॉन्डोम है, मेडिसिन है, क्या है? तो ये क्या है? वेजाइनल स्पंज। नेक्स्ट वन इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज आर कॉल्ड एज, जस्ट हमने अभी पढ़ा है कि जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी हैं, क्या है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज हैं। तो यहाँ पर कौन सी हैं? थर्ड जनरेशन वाली कहलाती हैं,
सेकेंड, फर्स्ट या फिर मल्टी लोड। तो यहाँ पर ये जो नॉन मेडिकेटेड हैं जिसको कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन आईयूडी, क्या है? फर्स्ट जनरेशन आईयूडी। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो होता है क्या? लिपेस लूप, एस शेप्ड रहता है। अब भी जस्ट हमने इसकी इमेज भी देखी है, क्या रहेगा? एस शेप्ड रहेगा। लिपेज लूप नॉन मेडिकेटेड यहाँ पर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं जिसको फर्स्ट जनरेशन की कैटेगरी में रखा जाता है, और ये क्या है? लिपेज लूप। नेक्स्ट वन इज इन कॉपर्टी 200 द नंबर डिनोट्स। तो जो कॉपर्टी है या 200 है या 380 है, इसमें जो नंबरिंग है जैसे 200 हो गया, 300 हो गया, तो ये क्या डिनोट्स करेगा? वेट इन माइक्रोग्राम, सरफेस एरिया, वेट इन मिलीग्राम, वॉल्यूम ऑफ डिवाइस। क्या यहाँ पर ये है जो शो करेगा? यहाँ पर जो कॉपर टी में क्या है? जो कॉपर टी है यहाँ पर 200, तो यहाँ पर जो शो करेगा वो क्या होगा? वो होगा सरफेस एरिया। क्या होगा यहाँ पर? सरफेस एरिया। नेक्स्ट वन, तो 200 का पूछे या 300 का पूछे, दोनों में क्या आएगा आपका? सरफेस एरिया। नेक्स्ट वन इज एलिजिबल कपल और दोस्त कपल्स एज ग्रुप ऑफ। तो जो एलिजिबल कपल वाला क्वेश्चन है जो रिसेंट में लास्ट टाइम में भी हरियाणा में पेपर हुआ था, वहाँ पे इसको पूछा गया था। जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है एलिजिबल कपल या फिर फर्टाइल कपल जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पर कौन से हैं? ये कहलाते हैं 15 से 45 साल तक के एज ग्रुप के लोग। कौन है? 15 से 45 साल तक के एज ग्रुप के। फर्टाइल का मतलब क्या होगा? जो बच्चे पैदा करने के लायक हों, वो यहाँ पे कहलाएंगे फर्टाइल कपल। क्या कहलाएंगे? फर्टाइल कपल। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल। ये भी जस्ट हमने अभी पढ़ा है, जो क्लासिफिकेशन देखा है। तो टर्मिनल मेथड मतलब कि यहाँ पर परमानेंट मेथड की बात की जा रही है। टर्मिनल मेथड यहाँ पर कौन सी होगी? तो टर्मिनल मेथड है यहाँ पर वो होगी आईयूसीडी, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या फिर कॉन्डोम। तो यहाँ पर जो टर्मिनल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन की वो होगी वैसेक्टोमी मेल के लिए। फीमेल में पूछते तो ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है मेल स्टरलाइजेशन का, और परमानेंट मेथड भी आप कह सकते हैं। इस प्रोसीजर में जो वासा डिफरेंसिया है इसको कट करके टाई अप किया जाता है ताकि जो यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म बाहर आएंगे उनको जाने से रोका जा सके। अब आपके मन में एक क्वेश्चन बनता है कि क्या जिनकी वैसेक्टोमी हो जाती है तो उनके स्पर्म नहीं बनते हैं? स्पर्म उनके बनते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द एजैकुलेशन स्पर्म बस से जो रिलीज नहीं होते हैं, वो अगेन एंड अगेन रिसाइकलिंग टाइप के होते होते वहीं पे जो क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उनका ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट वन, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस इन लैक्टेटिंग मदर। यदि माँ अपने बच्चे को फीड करा रही है तो बेस्ट हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस क्या होगी? मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल, सेंट्रोक्रोम या फिर नन ऑफ द अबव। तो यदि माँ अपने बच्चे को फीड करा रही है या फिर नर्सिंग मदर है तो सबसे बेस्ट चॉइस होती है वो होती है मिनी पिल्स, जिसमें ओनली प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में। ये देखिए यहाँ पर मिनी पिल्स में क्या होता है? ओनली प्रोजेस्टेरॉन होगा जो कि एक बहुत कम क्वांटिटी में रहेगा, जो कि मिल्क जो ब्रेस्ट से मिल्क बन रहा है उसके प्रोडक्शन में किसी भी तरीके से है जो बाधा नहीं बनेगा। बच्चे को भी प्रॉपर फीड होते रहेगा और उतना नुकसान भी नहीं होगा। तो नर्सिंग मदर में या लैक्टेटिंग मदर में हम बात करें तो क्या होती है बेस्ट चॉइस? मिनी पिल्स। अब यहाँ पे आती है आपकी सहेली। क्या है? सहेली, जिसको कहा जाता है ऑर्मेलुफैक्सेन या फिर सेंटोक्रोमेन। एग्जाम में आता है आपको सहेली। सहेली क्या है? यहाँ पर वंस अ वीक पिल, हफ्ते में एक गोली। हफ्ते में एक गोली, तो हफ्ते में एक पिल है जो यहाँ पर, हफ्ते में एक पिल है यहाँ पर ली जाती है। इसको नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से जाना जाता है, या फिर वंस अ वीक पिल जिसको कहा जाता है सहेली, या फिर छाया नाम से भी आप इसको यहाँ पे जान सकते हैं। नेक्स्ट आपको आता है DMPA इज एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन एवरी
ये भी एक बेस्ट चॉइस माना जाता है जिनको या तो जो वेरियर मेथड अपनाने में प्रॉब्लम हो, कॉपर टी लगवाने में दिक्कत हो रही हो, या कॉन्डोम या फिर लैम्प मेथड में दिक्कत हो, तो DMPA भी है जो एक बेस्ट मेथड मानी जाती है, बट इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो DMPA को कितने दिनों के अंदर दिया जाता है? 2 वीक, 2 महीने, 3 महीने या फिर 2 साल? तो DMPA एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है और इसको एवरी 3 महीने में दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर रूट से अपर आर्म में दिया जाता है। इसका काम क्या होता है कि सर्वाइकल म्यूकस है उसको थिक करेगा और थिकनेस के कारण है जो स्पर्म ओवम तक एग तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका नाम क्या होता है? डेपो-प्रोवेरा। क्या है? डेपो-प्रोवेरा, या फिर शॉर्ट नाम से भी अवेलेबल होता है। ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करेगा, ओवरीज से जो एग रिलीज हो रहे हैं उनको स्टॉप करेगा, और यहाँ पर हर 3 महीने में 150 mg है जो अपर आर्म में या फिर बटक्स में इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट करवाया जाता है। अब यहाँ पर जो DMPA है, डेपोट मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट है, यहाँ पर इंजेक्टेबल है, हर 3 महीने में करवाया जाता है। लेकिन इसके कंपेयर में जो एक आता है NET-AN, क्या है? NET-AN, इसको हर 2 महीने में इंजेक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट वन इज सेफ पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय। सेफ पीरियड को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? ऑप्शन में है यहाँ पर ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेंथ ऑफ ओव्यूलेशन या फिर लेंथ ऑफ ल्यूटियल फेज। कैसे यहाँ पे सेफ पीरियड को कैलकुलेट हम कर सकते हैं? सेफ पीरियड कंसीडर कब होता है? सेफ पीरियड का मतलब होता है कि ऐसा ड्यूरेशन जिसमें आप बिना कोई मेथड अपनाए सेक्स करेंगे तो बेबी है जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, वो कहलाता है सेफ पीरियड। और ये डिपेंड करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ पर। यदि किसी का 28 डेज का है तो 14वें दिन है जो ओव्यूलेशन होगा, लेकिन यदि किसी की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ है 35 दिन में पीरियड्स आते हैं, 40 दिन में आते हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए सेफ पीरियड का यदि हम कैलकुलेशन की बात करें तो डिपेंड करता है किस पर? लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। इस पर लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी एक्स्ट्रा कैलोरी नीड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है? एक्स्ट्रा कैलोरीज की 300, 400, 200 या फिर 100। तो यदि प्रेग्नेंट वुमेन में हम कैलोरी की बात करें तो ज़रूरत होती है 300 कैलोरीज पर डे, और यदि लैक्टेटिंग मदर है तो 500। याद रखना है, यदि आपको कुछ और आजू बाजू एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया है, डायरेक्ट पूछा है एक्स्ट्रा कैलोरी, तो आपको 300 कहना है प्रेग्नेंट लेडी में। यदि माँ फीड कराती है, नर्सिंग मदर है, तो 500 कैलोरीज। आप किस तरीके से? तो पहले ट्राइमेस्टर में यदि पूछें तो एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं होती है। याद रखें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 2200 कैलोरी, और लास्ट जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 2400 कैलोरीज। आयरन की बात करें हम तो 100 mg पर डे और फॉलिक एसिड 500 mcg पर डे। ध्यान से देखिए, आयरन 100 mg पर डे और फॉलिक एसिड 500 mcg पर डे के हिसाब से दिया जाता है। और यदि नॉर्मल एक एवरेज सिंगलेटन प्रेगनेंसी, टर्म प्रेगनेंसी, सिंगलेटन का मतलब ओनली एक ही जो फीटस है यूट्रस में, तो 11 किलोग्राम तक एटलीस्ट वेट है जो बढ़ना चाहिए। एग्जाम में आपको यदि डायरेक्ट 11 है तो उसको मार्क कीजिए, 10 से 12 की रेंज है तो उसको मार्क कीजिए, बिलो 10 है तो उसको मार्क मत कीजिए, अब 13-14 है तो उसको मार्क मत कीजिए। 10 से 12 एक जो अप्रॉक्सीमेट रेंज मानी जाती है, एटलीस्ट इतना वजन तो बढ़ना ही चाहिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HbNc। HbNc का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, होम बेस्ड न्यू मदर केयर, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, हाउस बेस्ड न्यू मदर केयर या फिर हॉस्पिटल बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। HbNc एक प्रोग्राम है, लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर इस HbNc का नाम क्या है? होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती हैं या फिर जो होम बेस्ड डिलीवरी होती हैं तो उनके लिए प्रोग्राम लाया गया था। इसका नाम क्या था?
होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था कब? 2011 में, 2011 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ये प्रोग्राम किसके लिए था? इट्स फॉर द आशा वर्कर, जो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए प्रोग्राम है जो लाया गया था। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम का मेन एम क्या था? मतलब कुछ ना कुछ फोकस के साथ सभी प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं। इसका टारगेट था कि जो मॉर्टेलिटी रेट है, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबीज़ पैदा हो रहे हैं, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है, उसको हमें क्या करना है? कम करना है, रिड्यूस करना है। जितने भी प्रोग्राम लाए गए हैं, चाहे वो मैटरनल रिलेट करते हो, जैसे JSY स्कीम हो गया, या फिर JSSY स्कीम हो गया, या फिर होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर हो गया, या फिर फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर हो गया, FBNC। जितने भी प्रोग्राम है, इनका टारगेट क्या था? स्पेशली जैसे होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर की बात करते हैं हम, तो ये था न्यूनेटल मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए प्रोग्राम 2011 में लाया गया था। और इसमें जो टारगेट था वो था मेनली डिलीवरी के बाद, आफ्टर द डिलीवरी आशा वर्कर जाके कितने दिनों तक न्यूबॉर्न बेबी को चेक करेंगी। तो वो है यहाँ पर एटलीस्ट 42 डेज तक का यहाँ पर टारगेट रखा गया था। कितना? 42 दिनों तक का, जो एक परपीरियम पीरियड होता है। तो जो 6 विजिट करेगी आशा वर्कर, यदि हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है, यदि इन केस डिलीवरी कहाँ पे हुई है? हॉस्पिटल में, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है, तो 6 विजिट करेगी आशा। तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन एंड 42वें दिन। तो यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो कितने दिन? 6 विजिट करेगी आशा। और यदि होम बेस्ड डिलीवरी हुई है, मतलब घर पे डिलीवरी हो गई है, तो जिस दिन डिलीवरी हुई उसी दिन, मतलब कि डे 1, डे 3, डे 7 एंड डे 14, 21, 28 एंड 42, मतलब जिस दिन हुई है उस दिन और ऐड कर देंगे तो 7 करेगी। और हर एक विजिट का आशा को कुछ ना कुछ पे किया जाएगा, तो वो होगा 250 रुपये पर विजिट। कितना? 250 रुपीज़ पर विजिट के हिसाब से आशा वर्कर को पे किया जाएगा। आशा का फुल फॉर्म क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो जो होम बेस्ड केयर हो गई, वो फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर हो गई, FBNC के नाम से जानी जाती है, जो दोनों 2011 में लाई गई थी। लेकिन जो फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है, ये जनरली डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट और टर्सरी केयर हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होगी। क्योंकि जो SNCU है, क्या है? SNCU स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट है, उन बच्चों के लिए लाई गई थी क्या? FBNC फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक इज नोन एज। तो WHO के अकॉर्डिंग मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक क्या है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए जिसमें से 3 तो पैंडेमिक ही हैं, COVID-19 भी है, प्लेग भी है, H1N1 भी है। कि क्या है? ये तीनों क्या है? पैंडेमिक है, महामारी ऑलरेडी घोषित हो चुकी है WHO के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सी है जिसको मदर ऑफ पैंडेमिक कहा जाता है? मदर ऑफ पैंडेमिक कहलाएगी जो, वो क्या है? वो है H1N1। आपको लगता होगा प्लेग, कि नहीं, H1N1 जो कि वर्ल्ड, जो पूरे ऑल ओवर पूरे विश्व में 1918 से 1919 के बीच में फैला था। उस टाइम पे WHO ने इसके लिए क्या कहा था? मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक, जितनी भी महामारी हुई है उनकी माँ घोषित कर दिया था WHO ने खुद। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं हम, तो फर्स्ट वेव आई थी 1918 में, और इसकी सेकंड वेव आई थी कोविड जैसे ही, जो कि 1919 में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक, सभी महामारियों की माँ किसको कहा गया? H1N1। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि सेफ है? क्लोरोक्विन, क्विनिन, क्लोरामफेनिकॉल एंड प्राइमरी वाली एंटी मलेरियल ड्रग है वो कौन सी है? वो है क्लोरोक्विन। कौन सी? क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कि हर एक 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी के, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों ट्राइमेस्टर में सेफ मानी जाती है क्या? क्लोरोक्विन। आंसर आपका क्या होगा? क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, दोनों आप दे सकते हैं किसमें? प्रेगनेंसी में।
यदि कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है तब पूछा जाता है यदि आपको, तो है जो कंबाइंड थेरेपी दी जाती है मलेरिया की वो रहेगी। तो यहाँ पर यदि ओनली प्रेगनेंसी में पूछे तो क्लोरोक्विन। और जो यदि आपको एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि कौन सा जो मलेरिया की स्पीसीज़ हैं, 4 स्पीसीज़ होती हैं, तो जो फाल्सीपेरम है, फाल्सीपेरम क्या कॉज कर सकती है, सेरिब्रल मलेरिया, ये आपको आता है एग्जाम में। जो प्लाज्मोडियम की जो फाल्सीपेरम स्पीसीज़ है वो सेरिब्रल मलेरिया कॉज कर सकती है। हाउसहोल्ड वेस्ट इंक्लूडिंग वाटर अदर देन एक्सक्रीटा इज रिफर्ड एज। तो हाउसहोल्ड वेस्ट है जिसमें क्या है, वाटर है लेकिन एक्सक्रीटा नहीं है, अदर देन एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा का मतलब है यहाँ पर यूरिन एंड फीकल मटेरियल, तो वो नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, सीवेज, रिफ्यूज, गार्बेज या फिर सलेज, क्या कहलाएगा। यदि ओनली हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है लेकिन उसमें एक्सक्रीटा नहीं है तो ये कहलाएगा सीवेज। क्या होगा, सीवेज। सलेज का मतलब है कि, सलेज का मतलब क्या है, वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड, सिंक, शावर, बाथ, लेकिन नॉट वेस्ट लिक्विड और एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट। टॉयलेट का इंक्लूडेड नहीं है तो क्या है, सलेज है। और यहाँ पर अदर देन के हैं, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं या फिर कुछ एग्जाम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं कुछ। तो यहाँ पर आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये रहा। क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज़ द फर्स्ट बॉर्न दैट ऑसिफाइज इन फीटल लाइफ। ऑसिफाइज का मतलब है यहाँ पर बनने वाली पहली बॉर्न, फीटल लाइफ में बनने वाली सबसे पहली बॉर्न कौन सी है, क्लेविकल, स्कैपुला, फीमर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आप लोग भी अपने आंसर मार्क कर सकते हैं, आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। तो पहली बॉर्न है, फर्स्ट बॉर्न है जो ऑसिफाइड होती है फीटल लाइफ में। सबसे पहले तो बनती है पूरी न्यूरल ट्यूब, लेकिन फर्स्ट बॉर्न की बात की जा रही है कि सबसे पहले कौन सी बॉर्न है जो ऑसिफाइड होगी, स्कैपुला, फीमर या फिर क्लेविकल। जनरली 3 बॉर्न का सबसे पहले ऑसिफिकेशन होता है, क्लेविकल, मैंडिबल एंड मेम्ब्रेनस बॉन, जो स्कल की बॉन्स होती हैं वो। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में क्लेविकल की जगह मैंडिबल आए तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले 2 बॉन्स हैं जो बनती हैं, फिर आफ्टर दैट जो स्कल की बॉन्स है वो भी बनना स्टार्ट होती हैं। तो ऑसिफिकेशन का मतलब है बनना। तो जो फर्स्ट फीटल लाइफ में जो बॉन बनेगी वो कहलाएगी क्लेविकल, इसको आप कॉलार बॉन के नाम से भी जानते हैं। एस से बॉन है, और जो फ्रैक्चर होता है सबसे कॉमनली जो फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है वो भी क्लेविकल बॉन में ही होता है। और ह्यूमन बॉडी की एक ओनली ऐसी बॉन है जो हॉरिजॉन्टल रहती है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे जो एक तरीके से हमें कहें कि आड़े, या क्योंकि सभी बॉन्स क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती, डाउन साइड रहेंगी, लेकिन ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वे में रहेगी। ऐसी पहली बॉन है जो हॉरिजॉन्टल रहती है, वो क्या है, वो है क्लेविकल। अब ये क्लेविकल जुड़ती कहाँ से, जो चेस्ट की स्टर्नम बॉन है, स्टर्नम या फिर जिसको आप ब्रेस्ट बॉन कहते हैं, एक साइड तो जुड़ेगी शोल्डर गाइडल ह्यूमरस के यहाँ पर, और दूसरा हिस्सा इसका कहाँ जुड़ता है, स्टर्नम के यहाँ पर। तो ये एक जॉइंट कहलाता है स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट। तो जो स्कैपुला है, स्कैपुला भी आपकी अपर लिम्ब की बॉन है, 2 बॉन रहेंगी बैक साइड में, तो ये कहलाती हैं शोल्डर ब्लेड। क्या कहलाएंगे, कहलाती हैं शोल्डर ब्लेड। तो यहाँ पर स्कैपुला, क्लेविकल, क्लेविकल पूछे, एस से बॉन है, ह्यूमन बॉडी में ओनली हॉरिजेंटल शेप में पाई जाने वाली मात्र यही बॉन है। और ये 5 से 6 वीक में, 5 to 6 वीक की एज में इंट्रायूट्राइन लाइफ में, जब 5 से 6 वीक का फीटस रहेगा उस टाइम पर क्या होती है, बनना स्टार्ट होती है, ऑसिफिकेशन होना इसका स्टार्ट होगा। पहली बॉन है जो ऑसिफाइड होती है क्लेविकल, मैंडिबल और मेम्ब्रेनस बॉन ऑफ स्कल, जो कि 5 वीक से लेकर 12 वीक तक में बन के पूरी डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर यदि पूछे कि पहली ऑसिफाइड बॉन कौन सी है तो होगी क्लेविकल। क्लेविकल नहीं है यदि ऑप्शन में तो मैंडिबल रहे तो आप मैंडिबल को भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, A clinical symptom of Wasting syndrome in AIDS includes all। वास्टिंग सिंड्रोम
एड्स में जो वास्टिंग सिंड्रोम है इसके सभी क्लिनिकल सिम्टम है किसी एक को छोड़कर। इनवॉलेंट्री गेट लॉस, क्रोनिक डायरिया, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ईसोफेगल कैंडिडियासिस। क्या है जो यहाँ पर सिम्टम होंगे एड्स के? एड्स के सिम्टम हैं जो क्या होंगे? तो वास्टिक सिंड्रोम क्या होगा कि वेट लॉस होना। एड्स वाले मरीज में क्या होगा? HIV एड्स में वेट लॉस होगा। वास्टिंग सिंड्रोम का मतलब है कि पूरी बॉडी का 10% वेट है जो क्या हो जाना, लॉस हो जाना, सडनली 10% तक वेट लॉस होना, वो कहलाता है वास्टिंग सिंड्रोम। इसमें सडन इनवॉलेंट्री वेट लॉस होगा और वेट लॉस कैसे होगा? डायरिया के कारण हो सकता है। क्या है? डायरिया के कारण हो सकता है। फीवर लंबे टाइम तक रहेगा, 30 दिन तक कंटिन्यू फीवर रहता है तो भी आपको कोई, यदि इवन 15 दिन तक भी कंटिन्यू फीवर है तो भी आपको कोई डिसीज है जो फाइंड आउट डायग्नोस हो सकती है। 30 दिन तक यदि लंबा फीवर रहे, डायरिया हो, इनवॉलेंट्री वेट लॉस हो, तो यहाँ पर साथ ही साथ आपका वेट लॉस तो होगा ही, फैट और मसल्स में भी लॉस होगा, या फैट प्रोटीन मसल सब कुछ लॉस होगा। PM की कंडीशन भी यहाँ पर डेवलप होगी। तो वास्टिंग सिंड्रोम का मतलब सडनली वेट लॉस होना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इनवॉलेंट्री वेट लॉस, क्रोनिक डायरिया, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। सो हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। वास्टिंग सिंड्रोम रिफर्स टू अनवांटेड वेट लॉस ऑफ मोर देन 10% ऑफ पर्सन्स बॉडी वेट। 10% से भी ज़्यादा बॉडी वेट के वजन का लॉस होना, जो कि डायरिया, वीकनेस, फीवर के कारण हो सकता है। मान लीजिए यदि 150 पाउंड का मैन है, 150 पाउंड वेट है किसी पर्सन का, वेट लॉस 15 पाउंड और उससे ज़्यादा हो जाए तो इतने जल्दी वेट का लॉस होना क्या कहलाएगा? वास्टिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी PPH अकर्स विद इन आवर ऑफ डिलीवरी। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज है तो कितने घंटे के अंदर डिलीवरी के कंसीडर किया जाएगा? 6 से 24 या फिर 12 आवर। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी PPH। सेकेंडरी में आफ्टर 24 आवर कंसीडर किया जाएगा। ब्लीडिंग होती है, जो अमाउंट है ब्लीडिंग का वो कितना होता है? 500 ml तक। कितना? यदि डिलीवरी के बाद 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो वो कंडीशन कहलाएगी पोस्टपार्टम हेमरेज। इंडिया में सबसे कॉमन जो मैटरनल डेथ का रीज़न है वो क्या है? वो है हेमरेज और ब्लीडिंग। तो प्राइमरी में विद इन 24 आवर के, कितना? विद इन 24 घंटों के अंदर, डिलीवरी के विद इन 24 घंटों के अंदर यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो वो कहलाएगा प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या होगा? प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। और इसका एक मेन रीज़न होता है, वो होता है अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। क्या होगा? यूट्रस की जो टॉन्स है उस टॉन का एब्सेंट होना, वो क्या कहलाएगा? अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि प्राइमरी PPH को कब कंसीडर किया जाएगा? जब 24 आवर में 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तब कंसीडर किया जाएगा। जब ब्लड लॉस मोर देन 500 ml, 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तब कंसीडर क्या किया जाएगा? पोस्टपार्टम हेमरेज। अब प्राइमरी तो यदि डिलीवरी होने से लेके विद इन 24 घंटों के अंदर यदि हो जाती है 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग तो कहलाएगा PPH। आफ्टर 24 आवर तो वो कहलाएगा सेकेंडरी PPH। सबसे कॉमन PPH का रीज़न क्या होता है? तो होता है अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। क्या है? अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट इज एक्सेसिव अल्कोहल यूज वाइल ऑन वारफरिन थेरेपी लीड्स टू। एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़ करते हैं जब आप वारफरिन थेरेपी पर हैं तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखें कि जब वारफरिन थेरेपी ले रहे हैं लेकिन साथ में अल्कोहल भी ड्रिंक करते हैं क्या होगा? डिक्रीज्ड एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट, इंक्रीज्ड एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट, इंक्रीज्ड विटामिन के एब्जॉर्प्शन। वारफरिन क्या है? एक एंटीकोआगुलेंट है। क्या है? एंटीकोआगुलेंट है। अब यदि आप अल्कोहल भी साथ में लेते हैं लेकिन वारफरिन आपकी थेरेपी चल रही है तो यहाँ पर आपको क्या होने के चांसेस रहेंगे? डिक्रीज्ड एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट होगा, इंक्रीज्ड एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट, इंक्रीज्ड विटामिन के एब्जॉर्प्शन, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक का मतलब है कि आपकी मान लीजिए किसी बीमारी के लिए आपको वारफरिन है जो दिया जा रहा है, वारफरिन दिया जा रहा है जो कि एक टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी करती है,
तो यदि वारफरिन देते हैं आप, तो साथ में यदि कोई शराब पी रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर जो वारफरिन थेरेपी दे रहे हैं आप, कोई शराब भी पी रहा है, ऐसे केस में एंटी कोआगुलेशन इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यह अल्कोहल भी है जो आपकी बॉडी में कुछ प्लेटलेट्स, बॉडी टू मेक फ्यूअर प्लेटलेट्स देन नॉर्मल। देखिए, अल्कोहल कैन ऑल्सो कॉज योर बॉडी टू मेक फ्यूअर प्लेटलेट्स देन नॉर्मल। प्लेटलेट सेल्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगी। वारफरिन क्या है, इंटरफेयर करेगा क्लॉटिंग प्रोसेस में। तो यदि आप शराब पीते हैं तो यहाँ पर मेजर ब्लीडिंग का कारण बन सकता है, क्योंकि वारफरिन इस चांस को और बढ़ाने का काम करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इंक्रीज्ड एंटी कोआगुलेशन इफेक्ट। क्लियर है? मान लीजिए कोई शराब पी रहा है लेकिन उसकी वारफरिन थेरेपी चल रही है, तो ऐसे केस में जो एंटी कोआगुलेशन इफेक्ट है वारफरिन का, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ेगा जब ये इफेक्ट, तो यहाँ पर वारफरिन के इफेक्ट पड़ने के कारण ब्लीडिंग के रिस्क हैं वो भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एक्सप्रेस्ड एज। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, सॉरी रेशियो है, किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा? ऑप्शन में है पर 1 लाख बर्थ, पर 10,000 बर्थ, पर 1,000 बर्थ या फिर पर 1,000 पॉपुलेशन। मैटरनल मोर्टेलिटी का डिनोमिनेटर हमेशा एग्जाम में आता है, किस टर्म में यूज़ किया जाता है? सभी 1000 में यूज़ किए जाते हैं, चाहे IMR हो, लेकिन MMR में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में जो डिनोमिनेटर है वो होता है 1 लाख। कितना? 1 लाख बर्थ। ये देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज द नंबर ऑफ वुमेन हु डाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ, पर 1 लाख लाइव बर्थ। अब यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के 42वें दिन तक यदि डेथ हो जाए माँ की, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो कितना है? वो 1 लाख पर बर्थ। डिनोमिनेटर पूछे तो वो क्या है? वो नंबर ऑफ वुमेन डाइज 1 लाख पर लाइव बर्थ। 1 लाख लाइव बर्थ में जो वुमेन की मरने की जो संख्या है वो यहाँ पर एज ए डिनोमिनेटर के तौर पे यूज़ किया जाएगा। तो जो यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे आप MMR को, वो क्या होगी? 1 लाख बर्थ। नेक्स्ट वन, MTP एक्ट डज नॉट अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत कितने वीक की प्रेगनेंसी के बाद आप टर्मिनेट नहीं करवा सकते? 30 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक्स या फिर 28 वीक्स। कितने वीक की प्रेगनेंसी के बाद टर्मिनेट है जो नहीं करा सकते प्रेगनेंसी को, मतलब कि बेबी अबॉर्ट नहीं करा सकते, तो वो यहाँ पर क्या होगा? MTP एक्ट के तहत 20 हफ्ते तक जो यहाँ पर ड्यूरेशन दिया जाता है वो होता है ओनली 20 वीक का। लेकिन कब तक? आफ्टर दैट हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यू कांट टर्मिनेट, सो इट्स 20 वीक्स। कितना? 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद है जो आप टर्मिनेट नहीं करवा सकते हैं। MTP एक्ट 1971 में आया था। फिर यहाँ पर अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, अमेंडमेंट में 24 कर दिया गया था, लेकिन कुछ साथ में कंडीशंस भी लगाई गई थी। तो यहाँ पर अबॉर्शन कंसीडर किया जाता है इंडिया में लीगल तरीके से। यदि हम बात करें तो होता है MTP एक्ट के तहत 20 वीक तक की प्रेगनेंसी में, लेकिन यदि 20 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है तो अबॉर्शन करने की परमिशन नहीं दी जाती है। 1971 में MTP एक्ट आया था, तो यहाँ पर इस एक्ट के तहत 20 वीक से आगे की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करवाया जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केस में 24 वीक्स में टर्मिनेट कर सकते, लेकिन ऐसे केस में कोर्ट का ऑर्डर या फिर कुछ और अदर रीजंस रहेंगे तभी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है। नेक्स्ट इज अंडर MCH प्रोग्राम आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स टू बी गिवन डेली टू मदर्स एज। तो IFA टैबलेट हैं जो माँ को, जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है उसके तहत माँ को डेली कितनी आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाएंगी, कितना डोज दिया जाएगा? ऑप्शन में 60 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। नेक्स्ट ऑप्शन है 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। नेक्स्ट 60 mg आयरन प्लस 100 mcg फॉलिक एसिड, या फिर 100 mg आयरन प्लस 100 mcg फॉलिक एसिड। तो MCH प्रोग्राम के तहत
MCH प्रोग्राम के तहत कितना आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती हैं, तो वो होता है 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। कितना कंपोनेंट क्या है इसके, मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड हेल्थ, स्कूल हेल्थ, हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन, केयर ऑफ चिल्ड्रन इन स्पेशल सेटिंग जैसे कि डे केयर वाले हो गए, मैटरनल हेल्थ सर्विसेज। तो यहाँ पर ये सभी क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर के पार्ट हैं। और इस MCH केयर के तहत जो IFA टैबलेट दी जाती हैं वो होती हैं कितनी, 100 mg आयरन की प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड की। नेक्स्ट वन इज स्पर्मिसाइड यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इसमें कौन सा स्पर्मिसाइड यूज किया जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन F2, MPA, 9-nanoxynol या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे क्या है, टुडे जो कि एक वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, यहाँ पर इसमें जो स्पर्मिसाइड यूज़ किया जाता है वो होता है 9-nanoxynol। क्या है, 9-nanoxynol। तो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ये देखिए टुडे वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ की जाएगी। इसमें क्या रहेगा, 1000 mg ऑफ नैनोक्सिनॉल रहेगा, नैनोक्सिनॉल 9, जो कि जैसे ही इंटरकोर्स किया जाएगा तो स्पर्म को किल करने का काम करेगा कौन, नैनोक्सिनॉल। तो यहाँ पर इंसर्टेड इनटू द वेजाइना एंड वाइल इन प्लेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर 24 आवर, 24 घंटों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। द फोर्थ डायमेंशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चौथे नंबर का हेल्थ डायमेंशन कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। आपको हेल्थ डिटर्मिनेंट और डायमेंशन में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे ANM का पेपर दें आप या NHM या फिर CHO कोई सा भी एग्जाम दें। तो फोर्थ डायमेंशन कौन सा है, फिजिकल, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन या फिर स्पिरिचुअल डायमेंशन। चौथे नंबर का डायमेंशन कौन सा है, तो जो फोर्थ डायमेंशन है वो है यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन। कौन सा, स्पिरिचुअल डायमेंशन। टोटल 5 डायमेंशन होते हैं, फर्स्ट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड लास्ट वन इज द सोशल। तो यहाँ पर जो हेल्थ डायमेंशन है ये डायमेंशन एक से दूसरे को अफेक्ट करते हैं। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है WHO के अकॉर्डिंग, हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इन विच एनी डिसीज एंड इन्फर्मिटी आर एब्सेंट। तो यहाँ पर क्या WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन है। तो इसमें जो 5 डायमेंशन है जिसमें से चौथे नंबर का पूछा गया है तो वह स्पिरिचुअल डायमेंशन, और 5वां पूछते तो वो होता सोशल डायमेंशन। फर्स्ट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड लास्ट इज द सोशल डायमेंशन। एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन को डायरेक्टली है जो क्या करेगा, अफेक्ट करने का काम भी करेगा। नेक्स्ट इज अ कपल विथ 1 child हैज़ बीन ट्राइंग without success for several years to have another child. The following terms would describe the situation. एक कपल है, एक चाइल्ड उनका ऑलरेडी है, लेकिन वो कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि उनको दूसरा बच्चा भी हो जाए, लेकिन क्या हो रहे हैं, अनेबल हो रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, स्टरलिटी या फिर इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पर क्या है कि एक बच्चा हो गया है तो लेकिन अब दूसरे के लिए ट्राई कर रहा है तो हो नहीं रहा है, तो स्टरलिटी तो है नहीं क्योंकि एक ऑलरेडी हो गया है, और ना ही ये प्राइमरी होगा क्योंकि एक बच्चा ऑलरेडी है, दूसरे के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये कहलाएगी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी का मतलब होता है कि एक भी बच्चा कंसीव ना हो पाता, लेकिन यहाँ पर एक बच्चा ऑलरेडी कंसीव हो गया है, दूसरा बच्चा चाहिए है, 1 साल से बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो क्या है, वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। स्टरलिटी का मतलब ये कि इनेबिलिटी टू अचीव अ प्रेगनेंसी, कई सालों तक कोशिश करने के बाद एक भी बच्चा ना होना, तो क्या है, वो कहलाएगा स्टरलिटी। लेकिन एक बार बच्चा हो गया है, या फिर इनफर्टिलिटी का मतलब ये भी हो सकता है कंसीव कर जाए लेकिन बच्चा ना हो पाए, वुमेन प्रेग्नेंट हो जाए लेकिन बेबी को जो लाइव बेबी उसको बॉर्न ना कर पाए,
तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इट्स अ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, क्योंकि 1 चाइल्ड ऑलरेडी है, दूसरे के लिए कोशिश की जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट इज रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, रेड क्रॉस सोसाइटी है जो कब इसकी स्थापना हुई थी, हेनरी फोर्ड के द्वारा, हेनरी डोनाल्ड, हेनरी ब्राउनी या फिर नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन आता है रेड क्रॉस सोसाइटी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी को कई बार नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, 3 से 4 बार लगातार जो प्राइज़ मिला है वो रेड क्रॉस सोसाइटी को ही मिला है। तो इसकी स्थापना की थी किसने, हेनरी डोरंट ने 1920 में। किसने, हेनरी डोरंट ने 1920 में इसकी स्थापना की थी, रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट इज विच इज़ द लास्ट फेज ऑफ होम विजिटिंग इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज। तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज में लास्ट फेज कौन सी है, एक्टिविटी फेज, प्री विजिट फेज, टर्मिनल फेज या फिर पोस्ट विजिट फेज। यहाँ पे कहा है होम विजिट किया आपने किसी भी फैमिली के यहाँ पर, तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज के अकॉर्डिंग लास्ट फेज क्या होगी, लास्ट फेज होगी पोस्ट एक्टिविटी फेज। कौन सी, पोस्ट विजिट फेज और पोस्ट एक्टिविटी फेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट विजिट फेज कहलाएगी कौन सी, लास्ट फेज। पहली होती है इनिशिएशन फेज, दूसरी होती है फिर प्री विजिट फेज, तीसरी होती है एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द फेज, क्या आपने एक्टिविटी की। चौथे नंबर पर होता है टर्मिनेशन फेज और 5वें पे आता है पोस्ट विजिट एक्टिविटी। मतलब आफ्टर आप सब कुछ करा है, दोबारा से एक बार और चेक करने जा रहे हैं, तो वो कहलाएगी पोस्ट विजिट फेज। अर्ली और इनिशियल फेज पूछें तो वो कहलाती इनिशिएशन फेज, फिर प्री विजिट, फिर एक्टिविटी, फिर टर्मिनेट करना है, फिर यहाँ पर पोस्ट विजिट फेज। तो लास्ट फेज यहाँ पे पूछी है होम विजिट की इन फैमिली में, तो वो क्या होगी, वो होगी पोस्ट विजिट फेज। टर्मिनल फेज 4th नंबर पे आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट इज हाउ मच लीटर ऑफ वाटर डिसइंफेक्टेड विथ अ सिंगल 0.5 mg क्लोरीन टैबलेट। यदि आपके पास 0.5 mg की क्लोरीन की गोली है तो कितना पानी डिसइंफेक्ट होगा, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर या फिर 25 लीटर। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर जब यदि करते हैं आप, तो क्लोरीन की जो 0.5 mg की टैबलेट है से कितना पानी डिसइंफेक्ट होगा, तो होगा 20 लीटर। कितना, 20 लीटर पानी डिसइंफेक्ट होगा। तो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या कहलाएगी, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। और क्लोरीनेशन ऑफ वाटर को चेक करने के लिए जो टेस्ट होगा वो कहलाता है ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट। क्या है, ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट किया जाएगा क्लोरीनेशन ऑफ वाटर में क्लोरीन की मात्रा कितनी है उसके लिए। और जो प्रोसेस है यहाँ पर क्लोरीन की टैबलेट मिक्स कर रहे हैं पानी में, वो कहलाएगी क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज measures taken to stop the progress of disease is called which kind of prevention। तो मेजर्स लिए जा रहे हैं, मतलब जो भी स्टेप कदम उठाए जा रहे हैं कि डिसीज़ की प्रोग्रेस को क्या करना है, स्टॉप करना है। डिसीज़ हो गई, पता चल गया, उसकी प्रोग्रेस को क्या करना है, मैनेज करना है। तो यहाँ पर कौन सा प्रिवेंशन होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर नन ऑफ द अबव। प्राइमरी में डिसीज़ को आप क्या करते, होने के पहले की फेज़ है जिसमें इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू क्या कर सकते, होने से बचा ही सकते हैं। सेकेंडरी में हो गई है डिसीज़, डायग्नोस हो गई, लेकिन कॉम्प्लिकेशन को रोकना है, तो होगा सेकेंडरी। टर्सरी में क्या होगा, ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, जो भी इंजरी है या फिर जो भी डिसीज़ है वो सब ठीक हो गई, लेकिन दोबारा से वापस से फंक्शनिंग में लाना क्या कहलाएगा, टर्सरी। प्रिवेंशन और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। तो यहाँ पर कहा है कि डिसीज़ की प्रोग्रेस को स्टॉप करना, मतलब पता चल गया कि डिसीज़ हुई है तो ये प्राइमरी नहीं है, ये कहलाएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। A 30-year-old pregnant woman is diagnosed with pulmonary TB. Which of the following anti-TB drugs should not be given? क्वेश्चन ध्यान से देखें, 30 साल की प्रेग्नेंट वुमेन है, टीबी डायग्नोस हुई है उसको, पल्मोनरी टीबी मतलब लंग्स को अफेक्ट करने वाली टीबी, कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आपको उसके लिए नहीं देना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटल या फिर रिफाम्सिन। तो यहाँ पर कौन सी ड्रग नहीं देना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटल या फिर रिफाम्सिन।
प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी ड्रग आप देंगे जो बेबी को अफेक्ट करेगी, हार्म पहुंचा सकती है, तो वो होगी स्ट्रेप्टोमाइसिन। वही ड्रग आपको नहीं देना है, क्योंकि ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट करके प्रेगनेंसी में क्या करेगी, जो बच्चा है फीटस है उसको हार्म पहुंचा सकती है, प्री टर्म डिलीवरी करा सकती है, बच्चे की डेथ हो सकती है, यूट्रस में कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉन्ट्राइंडिकेट रखी गई है कब, प्रेगनेंसी। द फेलियर ऑफ यूट्रस टू इट्स नॉर्मल साइजेस, तो जब यूट्रस अपनी नॉर्मल साइज में रिटर्न ना हो पाए तब उसके लिए क्या कहेंगे, प्रोट्रूजन, इन्वोल्यूजन, सब इन्वोल्यूजन या फिर एक्सट्रैक्शन। तो यूट्रस जब अपनी वापस नॉर्मल साइज में आफ्टर डिलीवरी, जब यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वापस से रिवर्ट होती है, यदि वो रिवर्ट ना हो पाए तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, तो वो होगा सब इन्वोल्यूजन। यदि वापस रिवर्ट बैक हो जाती है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, रिवर्ट बैक, वापस रिटर्न होती है नॉर्मल साइज में तो वो कहलाएगा इन्वोल्यूजन। इनकेस फेलियर ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस वापस रिवर्ट बैक नहीं हो पा रही है तो वो क्या कहलाएगा, सब इन्वोल्यूजन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन है यहाँ पर, द मदर्स प्लेसेंटा वेट 500 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच वुड बी द वेट ऑफ द फुल टर्म न्यूबॉर्न। तो मान लीजिए यहाँ पर प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो न्यूबॉर्न डिलीवर हुआ है उसका वेट कितना होगा। टर्म न्यूबॉर्न डेवलप हुआ है, दैट मीन्स आफ्टर 37 वीक के बाद डेवलप हुआ है। प्लेसेंटा का वजन 500 ग्राम है, तो अब आप बच्चे का वेट बताइए कितना होगा। ऑप्शन में 3 kg, 4 kg, 2 kg या फिर 5 kg। अब यहाँ पर देखिए आप, नॉर्मल प्लेसेंटा का वेट होता है वो होता है 500 ग्राम, और जो बच्चे का नॉर्मल वेट होता है वो होता है अब 2.5 kg, 2500 ग्राम से ज़्यादा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 kg, क्योंकि बच्चा फुल टर्म न्यूबॉर्न है। प्लेसेंटा का वेट यदि 500 ग्राम है तो बच्चे का वेट 3 kg होगा। क्यों, क्योंकि 1/6 ऑफ द बेबी वेट, जितना बच्चे का वजन होता है उसका छठवां हिस्सा किसका होता है, प्लेसेंटा का। तो 1/6 ऑफ द बेबी वेट प्लेसेंटा का वजन होता है, इसीलिए का आंसर होगा 3 kg। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्मेज। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आपको लगेगा कि आंसर क्या होगा। तो प्लेसेंटा का एट टर्म है, यदि जेस्टेशनल पीरियड टर्म है, तो यहाँ पर प्लेसेंटा का वेट कितना होगा, 1/4 ऑफ द बेबी वेट, 1/6 ऑफ द बेबी वेट, 500 ग्राम या फिर 900 ग्राम। तो प्लेसेंटा का वेट यहाँ पर, नॉर्मल प्लेसेंटा का वजन होता है कितना, 500 ग्राम। लेकिन यदि इस तरीके से आपको 1/4, 1/6 करके भी ऑप्शन में है तो आपको मार्क करना है 1/6 ऑफ द बेबी वेट। कितना, 1/6 ऑफ द बेबी वेट है जो प्लेसेंटा का क्या होगा, वेट होगा। यदि आपको 500 ग्राम और 1/6 है तो आपको 1/6 ऑफ द बेबी वेट के लिए मार्क करना होगा। नेक्स्ट वन इज प्यूबर्टी ऑनसेट इन गर्ल्स स्टार्ट्स विथ। गर्ल्स में प्यूबर्टी है जो इनिशियल साइन है कौन से हैं, ग्रोथ स्पर्ट, मेनार्ची, मेनोपॉज, थैलार्ची एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। तो गर्ल्स में यदि बात करें हम तो प्यूबर्टी की एज होती है 10 से 14 साल तक। कितनी, 10 to 14 ईयर्स गर्ल्स में क्या होती है, प्यूबर्टी की एज। बॉयज़ में होती है 12 to 16 ईयर। कितनी, 12 to 16 ईयर बॉयज़ में, गर्ल्स में 10 to 14 ईयर। अब यहाँ पर प्यूबर्टी ऑनसेट के साइन क्या हैं, तो वो है थैलार्ची एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। क्या है, थैलार्ची एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर है, क्या है, इनिशियल साइन है किसके, प्यूबर्टी के गर्ल्स में। तो यहाँ पर जो थैलार्ची है इसमें क्या होता है, स्टेज ऑफ फिजिकल मैच्यूरेशन इन विच एन इंडिविजुअल बिकम्स फिजियोलॉजिकली कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें फिजिकल मैच्यूरेशन होगा, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि एक सेक्सुअल या फिर हम ये कह सकते हैं कि कैपेबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और LH हार्मोन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। जब भी प्यूबर्टी स्टार्ट होगी क्या होगा, LH हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मीन्स। तो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन फॉर मोर देन 24 आवर बिफोर डिलीवरी, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक ऑफ डिलीवरी, प्रेगनेंसी,
रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बियॉन्ड 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बियॉन्ड 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कि डिलीवरी के 24 घंटे पहले मेम्ब्रेन का रप्चर होना। सेकंड ऑप्शन में कहा है कि 37 कंप्लीट वीक नहीं हो पाए उसके पहले रप्चर होना मेम्ब्रेन का। फिर थर्ड ऑप्शन में है कि जो मेम्ब्रेन है रप्चर है हो रही है कब, 37 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन लेबर के पहले, लेबर पेन आने के पहले। लास्ट है यहाँ पर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बियॉन्ड 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। तो प्री मैच्योर यहाँ पर पूछा है। प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब होगा पहले, तो कब, 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद लेकिन लेबर पेन होने के पहले यदि मेम्ब्रेन रप्चर होती है उसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बियॉन्ड 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। नेक्स्ट वन इज द नर्स हु असिस्टेड द वेजाइनल डिलीवरी observe that after the delivery umbilical cord lengthens and gusts of blood flow from the vagina, the uterus becomes firm like a hard walls. She documents these observations as the sign of which condition? तो यहाँ पर एक नर्स है वेजाइनल डिलीवरी को असिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर वेजाइनल डिलीवरी को असिस्ट करने के बाद नर्स क्या करती है, अम्बिलिकल कॉर्ड है जो डिलीवर हो गई है। अब यहाँ पर 3 साइन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेंथनिंग एंड गस्ट ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द वेजाइना। यूट्रस है जो हार्ड वॉल्स की तरफ फर्म हो रही है, ग्लोबुलर शेप में जा रही है। तो ये किसके साइन है, यूट्राइन अटोनी के, प्लेसेंटा प्रीविया के, हेमेटोमा के या फिर प्लेसेंटल सेपरेशन के। तो यहाँ पर जितने साइन बताए हैं जो कि क्लासिकल साइन है किसके, प्लेसेंटल सेपरेशन के, अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग, वेजाइनल ब्लड जो गस ऑफ वेजाइनल ब्लड है, और यूट्रस का है जो शेप है वो क्या होना, चेंज होना है। किसके साइन है, प्लेसेंटल सेपरेशन के क्लासिकल साइन। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मतलब क्या है, लेबर की टोटल 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेज क्या है, तो ऑप्शन है ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, full dilatation of cervix to expulsion of fetus, expulsion of fetus to expulsion of placenta, and last one is the observation at least 1 hour after the expulsion of placenta। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के जो साइन हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, सीवियरिटी बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, और ये जो सर्विक्स डायलेट है, फुली सर्विक्स डायलेट हो जाती है। कितनी होती है फुली सर्विक्स डायलेट, 10 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कौन सी है, ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। सेकंड में सर्विक्स फुली डायलेट है लेकिन बेबी एक्सपल्सन स्टेज जिसको हम कहते हैं, फीटल एक्सपल्सन और बेबी एक्सपल्सन स्टेज कौन सी है, सेकेंड। प्लेसेंटल एक्सपल्सन स्टेज कौन सी है, थर्ड। और ऑब्जर्वेशनरी स्टेज कौन सी है, तो वो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें नेक्स्ट है यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ बाइसोप सर्वाइकल स्कोरिंग सिस्टम इंक्लूड्स। तो बाइसोप स्कोरिंग होती है जिसमें हम लेबर पेन के किस तरीके से लेबर पेन आ रहे हैं, कितना डायलेट हुई है सर्विक्स, कितने % डिफासमेंट हुआ है, ये चीज़ों के लिए। तो कंपोनेंट्स ऑफ बाइसोप स्कोर सब हैं, किसी एक को छोड़कर, डायलिटेशन, कंसिस्टेंसी, इफासमेंट एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि बाइसोप स्कोर में ये सभी चीज़ें चेक की जाती हैं। सर्वाइकल डायलिटेशन सेंटीमीटर में मैक्सिमम कितना, 10 सेंटीमीटर। सर्वाइकल इफासमेंट परसेंटेज में, सर्विक्स कितने इफास्ड हुई है परसेंटेज में। सर्वाइकल कंसिस्टेंसी वो चेक होगी, सर्वाइकल पोजीशन, फीटल स्टेशन, फीटल हेड एंड फीटल का रिलेशन क्या है, पहले कौन से चीज़ें चेक की जाएंगी किसमें, बाइसोप स्कोरिंग सिस्टम में। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पर मोस्ट कॉमन कॉज क्या है मैटरनल डेथ का, इन्फेक्शन, सब इन्वोल्यूजन, हेमरेज या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है मैटरनल डेथ का वो क्या होता है, वो होता है हेमरेज। कौन सा, हेमरेज। अब PPH, IPH या फिर APH हो सकता है। तो PPH की बात करें हम, तो PPH का मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूट्राइन अटोनी। क्या होगा,
यूट्राइन एटोनिसिटी। तो यहाँ पर जो मैटरनल डेथ है इसका मोस्ट कॉमन रीज़न पूछें तो क्या है, हेमरेज, पीपीएच, आईपीएच कुछ भी हो सकता है। फिर जो दूसरा मेन रीज़न होता है वो होता है हाइपरटेंशन, जिसमें हम इक्लेम्सिया और प्री इक्लेम्सिया है जो आ जाएंगे। तो यहाँ पर हेमरेज से कितने परसेंट तक होती है, 35% तक मैटरनल डेथ होती है। मैटरनल डेथ कंसीडर की जाती हैं कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के 42 डेज बाद तक डेथ हो जाती महिला की, तो उसके लिए क्या कहा जाता है, मैटरनल डेथ। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच। तो पोस्टपार्टम हेमरेज को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग है जो यूज़ की जाती है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या फिर मिथार्जिन। तो यहाँ पर पीपीएच को ट्रीट करने के लिए पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होगा मोर देन 500 ml ब्लड का लॉस होना, 500 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस होना क्या कहलाएगा, पीपीएच। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में यदि सर्जिकल एलएससीएस हुआ है तो 1000 ml और 1 लीटर। तो पीपीएच के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन इनमें से यूज होगी कौन सी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहेगा, IgA, IgG, IgD या फिर IgM। तो यहाँ पर जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट रहेगा इम्यूनोग्लोबुलिन वो होता है IgA। जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है वो है IgG। आपको याद रखना है, इम्यूनोग्लोबुलिन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपको। जो ब्रेस्ट मिल्क में है उसके लिए क्या कहेंगे, IgA, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है IgG। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के पॉजिटिव साइन कौन से हैं, फीटल हार्ट बीट, एमनोरिया, फटीग, कॉन्ट्रैक्शन एंड क्रैम्प्स। तो पॉजिटिव साइन कौन सा है प्रेगनेंसी का, तो पॉजिटिव साइन है यहाँ पर फीटल हार्ट बीट। 3 टाइप्स के साइन होते हैं, प्रिजम्पटिव, probable and positive। तो presumptive sign is also known as the subjective sign, that means you speculate, unconfirmed sign है, presume किया है आपने, अंदाज़ा लगाया है अपने आप से कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो यहाँ पर जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, फटीग होगा, एमनोरिया होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगा, ब्रेस्ट चेंज होगा, डार्कनिंग देखने को मिलेगी फेस पर, एब्डोमेन पर। तो क्या है, आपने प्रेज्यूम किया है लेकिन यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। फिर दूसरा आता है यहाँ पर प्रोबेबल साइन, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्जामिनर ने चेक किए हैं। क्या है, एग्जामिनर ने चेक किए हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट है प्रिजम्पटिव वो आपने बताया है, इसीलिए उनको सब्जेक्टिव साइन कहा गया है। तो यहाँ पर प्रोबेबल में कौन कौन से होंगे, गॉर्डेल्स, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, चैडविक साइन, दैट मीन्स ब्लूइश कलर सर्विक्स वेजाइना, हैगर साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, एब्डोमेन की साइज बढ़ी हुई रहेगी, स्ट्रेच मार्क होंगे, बलॉटमेंट देखने को मिलेगी, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, फीटल आउटलाइन आपको पाल्पेट होगी। लास्ट आता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में जब तक कंफर्म नहीं किया जाता, जब तक फीटल हार्ट बीट, USG, फीटल आउटलाइन मूवमेंट है जो दिखाई ना दें। नेक्स्ट वन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का, तो वो है इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है, MMR, हेपेटाइटिस बी, DPT या फिर DT। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में जो वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट होती है वो होती है रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन। कौन सी, रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन। तो यहाँ पर जो रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन है वो क्या है, मीजल्स, मम्स, रूबेला, MMR वैक्सीन, जो कि क्या रहेगी, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। और जो वैक्सीन प्रेगनेंसी में दी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, TT, TDAP, इनएक्टिवेट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। कॉन्ट्राइंडिकेट होती हैं लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, वेरिसेलाइन, BCG और MMR। तो BCG तो 1 ईयर तक ही दी जाती है तो फिर वो हम नहीं देंगे। MMR, वेरिसेला और लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन क्या रहेंगी, कॉन्ट्राइंडिकेट रहेंगी। नेक्स्ट वन इज
व्हाट इज़ द रिस्क फॉर एन इमोबिलाइज्ड क्लाइंट, तो यदि क्लाइंट इमोबिलाइज है क्या रिस्क होने के चांसेस होंगे? हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैल्सेमिया या फिर हाइपरकैल्सेमिया। तो यदि पर्सन इमोबिलाइज है, चल फिर नहीं पा रहा है, तो क्या होने के चांसेस होंगे? हाइपरकैल्सीमिया। क्या होंगे? हाइपरकैल्सेमिया, जो कि इमोबिलाइजेशन के कारण होगा। इंक्रीज्ड बोन रिमॉडलिंग देखने को मिलेगी, जिसमें क्या होगा यहाँ पर पर्सन के लिए जो कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर एक क्या है? हाइपर कैल्सीमिया। जो पर्सन लंबे टाइम से इमोबिलाइज हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, उनको हाइपर कैल्सीमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी फॉर गिविंग इवैक्यूएंट एनीमा इन एडल्ट। तो एडल्ट में यदि इवैक्यूएंट एनीमा दिया जाना है तो कितना सॉल्यूशन यूज़ किया जाएगा? 100 ml और लेस, 150 ml और लेस, 250 to 500 ml या फिर 500 to 1000 ml। तो यदि एनीमा की बात करें, इवैक्यूएंट एनीमा का मतलब है कि जो फीकल मटेरियल है उसको हमें बाहर निकालना है, इवैक्यूएट करना है। तो जो एनीमा दिया जाएगा लेफ्ट लेटरल पोजीशन से दिया जाता है जनरली। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हम एनीमा देंगे तो कितना फ्लूइड यूज़ करेंगे, सॉल्यूशन यूज़ करेंगे? 500 से 1000। इन सीवियर डिजिटालिस टॉक्सिसिटी द ड्रग ऑफ चॉइसेस। तो यहाँ पर सीवियर डिजिटालिस टॉक्सिसिटी होती है यदि, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? दैट मीन्स डिगॉक्सिन यदि ओवरडोज हो जाता है, क्या है? डिगॉक्सिन ओवरडोज हो जाता है या फिर डिजिटालिस एजेंट की टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो यहाँ पर क्या है जो हम उसके इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है फेनिटोइन, प्रोप्रानॉल, इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन या फिर फैब फ्रेगमेंट ऑफ डिजिटालिस एंटीबॉडी। तो यहाँ पर क्या है जो हम यूज़ करेंगे? तो डिजिटालिस टॉक्सिसिटी और डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हम सबसे पहले दे सकते हैं एज एन एंटीडोट के तौर पर? तो वो होगा फैब फ्रेगमेंट ऑफ डिजिटालिस एंटीबॉडी। क्या होगा? फैब फ्रेगमेंट फॉर डिजिटालिस एंटीबॉडी, ये तो सबसे पहले देंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी का अर्ली साइन, तो वो होता है एनोरेक्सिया। अर्ली साइन क्या होता है? एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड विजुअल डिस्टर्बेंस से क्या है? अर्ली साइन है डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज। तो नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है अंडर द टंग, सबलिंगुअल दी जाती है। नाइट्रोग्लिसरीन का साइड इफेक्ट क्या है? एब्डोमिनल क्रैम्प, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंक्रीज्ड बीपी या फिर हेडेक। तो नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है एंजाइना पैक्टोरिस के पेन को, चेस्ट पेन होगा उसको कम करने के लिए सबलिंगुअल दी जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोग्लिसरीन है इसका साइड इफेक्ट क्या है? तो वो हेडेक। क्या होगा? हेडेक। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड पेंडेमिक वॉज कॉल्ड द ब्लैक डेथ इज। तो सबसे पहली पेंडेमिक महामारी है जिसको ब्लैक डेथ कहा गया था वो कौन सी है? रेबीज, लेप्रोसी, प्लेग या फिर कोविड-19। तो कोविड तो अभी हुआ था, लेकिन इसके पहले है जो कई साल पहले है जो क्या फैला था? प्लेग, जिसको भी महामारी कहा गया था। प्लेग में कोरोना से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, तो यहाँ पर प्लेग को क्या घोषित किया गया था उस टाइम पर? महामारी। नेक्स्ट वन इज पैगेट्स डिसीज इज। तो पैगेट्स डिसीज किस टाइप की डिसीज है? डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, बोन और कार्डियक डिसऑर्डर। पैगेट्स डिसीज किस टाइप की डिसीज है? तो ये है बोन डिसऑर्डर। क्या है? बोन डिसऑर्डर, जो कि क्रॉनिक बोन रिमॉडलिंग डिसऑर्डर है। पैगेट डिसीज में बोन्स देखिए यहाँ पर स्पाइरल शेप में हो जाएंगी, बोन्स क्या हो जाएंगी? टर्न टाइप में हो जाएंगी। तो ये क्या है यहाँ पर? ये है पैगेट्स डिसीज। नेक्स्ट वन इज बोन डिस्फेजिया इज ड्यू टू। तो बोन डिस्फेजिया क्यों होगा? हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, विटामिन डेफिशिएंसी, फॉल्टी डेवलपमेंट और फॉल्ट न्यूट्रिशन। तो बोन डिस्फेजिया होगा क्यों? बोन्स में फॉल्टी डेवलपमेंट के कारण। किसके कारण? बोन्स में फॉल्टी डेवलपमेंट के कारण है जो क्या होगा? बोन डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बोन डिस्फेसिया। यहाँ पर आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो बोन डिस्फेसिया को स्केलेटल डिस्फेसिया भी कहा जाता है या फिर ऑस्टियोकॉन्ड्रोडायस्प्लासिया।
जो कि एक हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ हेरिटेबल डिसऑर्डर है, जिसमें बोन्स की ग्रोथ है जो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, साइज एबनॉर्मल होगी, स्केलेटल जो लॉन्ग बोन्स हैं वो क्या रहेंगी, डिसप्रोपोर्टिंग रहेंगी, जिस मैनर में होना चाहिए उसमें नहीं होंगी। तो इसको क्या कहा जाएगा, बोन डिस्पेसिया, स्केलेटल डिस्पेसिया। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ न्यूनेट इज, तो एक न्यूनेट बेबी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होगा, 14 से 16 ग्राम परसेंट, 16 से 18 ग्राम परसेंट, 12 से 14 ग्राम परसेंट और 10 से 12 ग्राम परसेंट। तो यदि यहाँ पर बात की जा रही है हीमोग्लोबिन की न्यूनेट बेबी में, तो कितना होता है, 16 से 18 ग्राम परसेंट। कितना, 16 से 18 ग्राम परसेंट है जो हीमोग्लोबिन रहेगा किसमें, न्यूनेट बेबी में। नेक्स्ट वन इज लाइमी डिसीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रो। लाइमी डिसीज है, कैसे ट्रांसमिट होगी, टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, हैविंग सेक्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और नन ऑफ दी अबव। किसके थ्रू, ह्यूमन में है जो ट्रांसमिट होगी। तो यहाँ पर सेक्स एक्टिविटी के कारण है जो बहुत ही रेयर केस में देखने को मिली है कि होगी। यहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन और किसिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो यहाँ पर पहले देखते हैं, इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे कि ट्रांसमिट कैसे होगी। लाइमी डिसीज जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होगी, बोरिएला बुर्गोफ्री क्या है, बहुत ही रेयरली होने वाली है। लेकिन ये बाइट कैसे होगी, इसका जो वेक्टर है वो क्या होगा, टिक्स होंगी, ब्लैक लेग्ड टिक्स होंगी जिसके थ्रू ये होगी। तो ब्लैक लेग टिक्स जब ह्यूमन बीइंग को बाइट करेंगी तो वो भी क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा, और उसके साथ में ये हाईली कंटेजियस है। तो जो पर्सन क्या करेगा, टच करेगा, उसको होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज पढ़े भारत कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च किया गया था, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो पढ़े भारत कैंपेन लाया गया था, मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था अप्रैल 2022 तक के लिए। तो यहाँ पर जो पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च 100 डेज रीडिंग कैंपेन, 100 दिन का रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया गया था पढ़े भारत, जो कि 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक के लिए रखा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर नाटो का मेंबर कौन सा देश नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्योंकि अभी लास्ट 4-5 मंथ पहले से ही जो रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसको ऐड किया है। नाटो का मेंबर कौन सा देश नहीं है, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, रोमानिया या फिर रसिया। तो जो नाटो का कंट्री देश नहीं है वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पर रसिया। 30 कंट्री है टोटल इसके, वो भी चेंज होते रहते हैं। अभी तक 30 कंट्री हैं। इंडिया है जो परमानेंट कंट्री देश नहीं है, नाटो का मेंबर नहीं है। यूक्रेन बनने वाला था, लेकिन बहुत सारे यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध हुआ, तो अभी आई थिंक यूक्रेन भी नहीं बन पाया है। टोटल 30 कंट्री हैं जो नाटो के देश हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में, रोम में, स्विट्जरलैंड या फिर न्यूयॉर्क में। तो जो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर है कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। लोगो देखिए आप लोग ध्यान से, ब्लू एंड वाइट दिख रहा है जो। तो यहाँ पर लोगो आपको एग्जाम में आ सकता है। तो यूनिसेफ का लोगो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द लोगो। तो यहाँ पर एक इसका लोगो दिखाई दे रहा है, WHO का, FAO का, ILO का या फिर UNDP का। तो ये जो लोगो दिख रहा है यहाँ पर एक इसका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। किसका है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का।
स्थापना हुई थी इसकी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। डायरेक्टर ऑफ चीफ है टेड्रोस एधनोम। क्या है इनके डायरेक्टर कौन है? टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम वॉज रिप्लेस्ड बाय विच प्रोग्राम इन इंडिया। तो चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड प्रोग्राम को रिप्लेस किस प्रोग्राम ने कर लिया था? ICDS ने, RCH ने, MCH ने या फिर NRHM ने? तो CSSM प्रोग्राम हमने पढ़ा है, सर्किल टाइप से जो एक इमेज देखने को मिलती है, तो वही है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। तो इसको CSSM प्रोग्राम को रिप्लेस किया था RCH प्रोग्राम ने। CSSM 1992 में रहा है। उसके बाद इसको रिप्लेस किसने कर लिया? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ने। नेक्स्ट वन इज विच कमिटी इज ऑल्सो नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। तो हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमिटी किसको कहा जाता है? भोर, मुदलियार, चड्डा और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो भोर कमेटी है इसको क्या कहा जाता है? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। मुदलियार कमेटी को कहा जाता है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। लेकिन हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी कहें तो कौन है इसके चेयरमैन? जोसेफ भोर। कौन है? सर जोसेफ भोर। 1946 में लाई गई थी। यहाँ पर जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थी वो थी हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी की, वो थी PHC। क्या है? PHC है जो यहाँ पर हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी में ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर सर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एंटीरियर फॉन्टेनेल इज ओसिफाइड एट द एज ऑफ। तो जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है किस उम्र में ओसिफाइड होंगे? ओसिफाइड का मतलब क्या होगा? एक तरीके से मर्ज होंगे, क्लोज होंगे। 1 मंथ आफ्टर बर्थ, 6 मंथ आफ्टर द बर्थ, 18th मंथ आफ्टर द बर्थ या फिर 25th मंथ आफ्टर द बर्थ। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो भी लोग बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं, लिमिटेड बुक्स है जो अभी प्रिंट फॉर्म में अवेलेबल हैं, क्योंकि अगेन यदि प्रिंटिंग के लिए बुक्स जाती हैं तो आपको 1 वीक तक का और 10 डेज तक का वेट करना पड़ेगा। जो भी लोग अभी बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं 1-2 दिन के अंदर, तो आप लोग बुक ऑर्डर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।